क्या ट्रंप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि हालात अब उनके हाथ में नहीं है, या अभी भी वे ईरान को नेस्तनाबूद करने की जिद ठाने हुए हैं? देखिए, ऐसा है जो अमेरिका है एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका के लिए मान लेना कि वो हार गई है वेस्ट एशिया में, तो ये बहुत मुश्किल बात है। और दिक्कत क्या आ गई है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये चाहे कि मैं खुद बोल दूं कि लड़ाई खत्म हो गई या मैंने इनको हरा दिया है, जो वो बोल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो उससे काम नहीं चलेगा। वो काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जंग जीती गई है या हारी गई है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दिखेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आज जो है ईरान कंट्रोल कर रहा है। ईरान तय कर रहा है वहां से कौन सा टैंकर, कौन सा शिप निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। तो और जो उन्होंने तैयारी करी है पिछले करीबन 10-15 साल से ईरान ने, और स्पेशली जो उन्होंने नसीहत ली है, जो लेसन सीखे हैं लास्ट ईयर की जो 12 डे वॉर है, उससे साफ दिखता है उनकी रणनीति, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, वो पूरे तैयार हैं। और जैसे आप ही ने बताया अभी, दो बड़ी बड़ी ताकतें चीन और रशिया दोनों उनको सपोर्ट कर रही हैं। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया था, उनमें यह सवाल उठाया गया कि क्या चीन और रशिया आपको सपोर्ट कर रही है, तो उन्होंने साफ बोला हाँ सपोर्ट कर रही है, मिलिटरली भी सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ट्रंप, देखिए ट्रंप ने लड़ाई शुरू करी थी ये सोच के कि मैं रजीम चेंज करूंगा, लोगों को मार दूंगा और काम खत्म हो जाएगा। अब जैसी खबरें आ रही हैं, उनको सलाह भी दी गई थी, जो उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, जो जनरल केन है, और उनका आ रहा है उनके हवाले से, और भी जो जनरल्स हैं उनके हवाले से, कि देखिए आपको इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये लड़ाई को कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, पर वहां जाना खतरा है। पर देखिए सवाल क्या हो रहा है कि ट्रंप अब एक स्टेज में ब्लेम कर रहे थे कि स्टीव विटकॉफ है, इनके सन इन लॉ है जो कुशनर है, फिर रूबियो है, और जो पीट हेक्सेट है, कि इन्होंने मुझे बताया। अब पीट हेक्सेट को देखिए लड़ाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है अब सारी जिम्मेदारी जो है ये इजराइल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अमेरिका की ईरान के साथ और ईरान के पीछे खड़े चीन और रशिया के साथ। और इसको जीतना भी मुश्किल है और इससे बाहर निकलना भी मुश्किल है। ये जंग कब खत्म होगी ये ईरान तय करेगा, अमेरिका तय नहीं करेगा। तो जैसा आपने कहा कि अब पूरी कोशिश ट्रंप साहब की है कि किसी तरह से होर्मुज को खोला जाए, क्या उनके पास इसके कोई रास्ते हैं? जिस तरह से ईरान ने तैयारी कर रखी है, वो आह्वान कर रहे हैं कि दुनिया भर के देश वहां पर अपने युद्धपोत लेकर पहुंच जाएं उस ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? देखिए उनके पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बात हो रही है कि हमारे पास हम ग्राउंड ट्रूप्स को वहां लगाएंगे, और उसमें बात हो रही है, जैसे आप जानते हैं अभी कल ही उन्होंने जो खर्क आइलैंड है, जो वो एक आइलैंड है जो थोड़ा दूर पड़ता है, करीबन 30-35 किलोमीटर है ईरान की टेरिटरी से, पर ईरान का आइलैंड है। तो वहां उनका मेजर आउटलेट है ऑयल का, जहां से कोई 90% उनका जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है। तो वहां इन लोगों ने जो है अपने रॉकेट फेंके हैं और कहा है हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दी हैं। तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी एक बात हो रही है कि ये पैसिफिक कमांड से, इंडो पैसिफिक कमांड से कुछ मरीन्स हैं उनको भेज रहे हैं, एम्फीबियस शिप को भेज रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूं, इनके पास आज कोई ग्राउंड ऑपरेशन का करने का सफल कोई भी रास्ता नहीं है। और ये जो बात हो रही है कि हम खड़क आइलैंड को सिक्योर कर लेंगे, मैं समझता हूं वो सिक्योर भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो कुछ भी सिक्योर करेंगे, जैसे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा ईरान ने क्या किया है। ईरान ने अपने कई सालों की मेहनत से और सोच से उन्होंने पूरे ईरान में बहुत सारे टनल बना लिए हैं। वो टनल जो है वो ऊपर खुलते हैं जमीन पर, और जमीन पे उन्होंने वहां पर ऊपर जो है उसके वो सैंड होती है, जो धूल होती है, उससे छुपा दिया है। तो उस टनल के अंदर से इनकी जो क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये वहां से आती हैं बाहर, और उसके बाद तो वो बाहर है ही नहीं। कहने का मतलब ये है सारा काम इन्होंने अंडरग्राउंड करा हुआ है। अच्छा, अगर वो एक टनल से बाहर आती हैं तो उसके बाद क्या है कि अमेरिकन जो है वो उस पर नजर रख सकते हैं कि साहब दूसरी बार आएंगी, फिर वो उससे नहीं आती, क्योंकि उनके पास बहुत सारे टनल्स हैं। अभी एक टनल इस्तेमाल किया, उसके बाद नहीं इस्तेमाल किया। और उनकी जो पूरी जो रणनीति है वो ये है कि जो एरिया के कमांडर्स हैं उनको पूरी छूट है, उनके पास टारगेट लिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये
बात स्ट्रेट ऑफ हर्मोज की भी नहीं है, क्योंकि ये बात है पूरे पर्शियन गल्फ की। पर्शियन गल्फ जो है वो बहुत लंबा है। अगर आप खर्ग आइलैंड भी देखें ये स्टेट ऑफ हर्मोज से, तो वो करीबन 500 किलोमीटर दूर है। उन्होंने ये पूरा का पूरा जो एरिया है पर्शियन गल्फ का, गल्फ ऑफ ओमान, वहां पे उन्होंने सारे जो है अपने टनल अंडरग्राउंड बना रखे हैं उसके साथ साथ। तो कहने का मतलब ये है ग्राउंड ऑप्शन नहीं है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ईरान के पास करीबन 1 मिलियन मतलब 10 लाख रेगुलर आर्मी है, और उसके पास करीबन 9% ज्यादा मतलब करीबन 80 लाख या इतना मिलिशिया है। अगर 10 लाख ये है तो उतना मिलिशिया है, और उन सब लोगों को ईरान के चप्पे चप्पा जो जमीन है उससे वाकफियत है, वो उनकी जमीन है। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन और खर्ग आइलैंड ले लेंगे, ये सब जो है इससे ट्रंप और फंसते चले जाएंगे इसमें। तो अब उन्होंने जो कंडीशन लगाई है ईरान की, उनको ट्रंप मान भी नहीं सकते। उसको मानने का मतलब हो गया कि जो है हम जो है इतनी बड़ी पावर जो है वो उसने हार मान ली। तो ये सारी बात जो यहाँ फंसी पड़ी है, तो मेरे ख्याल में जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती रहेगी, जो अमेरिका है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दुनिया देख रही है रोज कि किस तरीके से वो ये जंग जीत नहीं पा रहे हैं। तो इसका बहुत सारा रीजनल इम्प्लीकेशन है, ग्लोबल इम्प्लीकेशन है, और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशन है। तो इसमें बहुत चीजें आ गई हैं। क्या ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला होर्मुज पे बन जाए जो बाकी देशों के साथ मिलकर, क्या ये संभव है? कितने दो देश ऐसे होंगे जो इसके लिए तैयार होंगे? चीन तो कतई तैयार नहीं होगा जो मेरा आकलन है, लेकिन क्या नाटो के मुल्क और क्या गल्फ के मुल्क इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं जो इन्होंने चीन का नाम लिया है वो इसलिए नहीं लिया है कि चीन आके उनकी मदद करे उसको खोलने में, इसलिए लिया है पब्लिकली कि चीन हमारी मदद करे इनके साथ कोई समझौता करने में। ये है सारी बात, और कुछ नहीं है। और जो बाकी और मुल्क हैं इनके नेटो के, ईयू के, वो सब टूटते जा रहे हैं। अभी इटली ने बोल दिया है, उनकी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने, कि हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, हमारी जंग नहीं है। स्पेन ने मना कर दिया है, बेल्जियम ने मना कर दिया है। फिर वो मर्क्स जो है, जो चांसलर हैं जर्मनी के, वो हाँ उसमें पड़ गए हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अमेरिका की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है ये इलीगल है, क्योंकि इसका यूनाइटेड नेशन से कोई सैंक्शन नहीं है, इसका अपनी यूएस कांग्रेस से कोई सैंक्शन नहीं है। तो ये एक इलीगल लड़ाई है। जो इन्होंने सोचा था ये बहुत जल्दी निपटा लेंगे, पर जब होता क्या है कि जब एक बड़ी ताकत होती है और उसको लगता है मेरे पे इतनी ताकत है, मैं जैसे ही जंगी मैदान में जाऊंगा दूसरी वाली साइड एकदम हथियार डाल देगी। तो दूसरी वाली साइड ने तैयारी करी थी, जो दूसरी वाली साइड के लिए वॉर ऑफ सर्वाइवल थी, अब उन्होंने कह दिया है हमारे लिए वॉर ऑफ पीस है। वो कहते हैं हम सीज फायर नहीं मानेंगे, हमें परमानेंट पीस चाहिए। और परमानेंट पीस के लिए उन्होंने शर्तें रख दी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि जो अमेरिका की यहाँ बेसिस है, जो गल्फ के जो कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ के, उनके वहां से बेसिस हटाइए, हम उसको नहीं तो अटैक करेंगे। तो उन्होंने शर्तें लगा दी है। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम तय करेंगे यहाँ से कौन निकलेगा स्टेट ऑफ हर्मोज से। अमेरिका है, अमेरिका के एलाइज हैं, इजराइल है, उनको तो हम जाने नहीं देंगे, और जिसको हम जाने देंगे वो हमें वो युआन में पैसे दे, जो पूरी ट्रेडिंग करे। तो कहने का मतलब ये है कि आज अमेरिका देख रहा है कि अमेरिका की ताकत की भी एक हद होती है, हर ताकत की हद होती है, और हर देश को ये बात समझनी चाहिए। आपसे बात करके लग रहा है मुझे कि ट्रंप के पास कोई कार्ड ही नहीं है। अब जो कुछ है अब ईरान को तय करना है, ईरान की लीडरशिप को तय करना है। क्या उनके इतने इतनी असहाय स्थिति में पहुंच गए ट्रंप? क्योंकि देखिए ये लड़ाई शुरू से, इसका कोई ये क्या लड़ाई किस लिए हो रही है वो भी तय नहीं था। कितनी बार तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई मैं रेजिम की चेंज के लिए कर रहा हूँ, फिर उसको बदल के बोल दिया ये न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है, फिर ये उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। तो ये इसमें कुछ तय ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पास तय नहीं है शुरू से आप क्या लड़ रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो, तो अपने आप ने पूरी रणनीति बनाई ही नहीं है। तो ये मिनट टू मिनट, हादसे टू हादसा जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रणनीति नहीं है। और ताकत देखिए, ताकत का भी जो मतलब है वो बदल चुका है। आज सबसे बड़ी कमजोरी जो अमेरिका की मैं समझता हूं, और जो ताकत ईरान की है,
वो है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बेदू 3 जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत नया है। जीपीएस बहुत पुराना है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है जितनी चाइना के सैटेलाइट में है। उसने लड़ाई को एक नया रुख दे दिया है। वो ऐसे दे दिया है कि आज ईरान जो है, अगर एक बिल्डिंग पे टारगेट करता है तो वो बिल्डिंग पे ही लगता है। वो एक्यूरेसी है, और सारी जो इंफॉर्मेशन है बैटल्स की, क्या चीज कहाँ मूव कर रही है, क्या हो रहा है, सब पता है ईरान को। और ईरान पूरा अंडरग्राउंड बैठा हुआ है। तो ये ऊपर से देखिए, नुकसान ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है। पर जब एक ऐसा मुल्क होता है जिसकी सर्वाइवल की बात होती है, तो वो बहुत सारी पेन जो है, दर्द लेता है। वो आज ईरान ले रहा है। ये मैंने शुरू से कहा था, ईरान जो है वो हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जो मुल्क है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और उनमें लड़ने की क्षमता है। वो हम देख चुके हैं बार बार, वो 8 साल लड़े थे उसके साथ, इराक के साथ। तो उनमें लड़ने की क्षमता है। वो एक अलग लड़ाई थी, आज लड़ाई अलग है, और ये लड़ेंगे। प्रवीण जी, ये बताएं कि जो ईरान अटैक कर रहा है, जो अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं पूरे उस रीजन में, और जिस तरह से बहरीन, कुवैत, दुबई, कतर, इन सब में उसने हमले किए और लगातार कर रहा है, इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है? इससे मतलब एक तो सैनिक साजो सामान को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और दूसरा अमेरिकी डोमिनेंस को कितना बड़ा चैलेंज मिल रहा है उस रीजन में? देखिए, जहां तक अमेरिकन डोमिनेंस का सवाल है, वो दुनिया देख रही है, वो खत्म हो गई है। उनकी मिलिट्री बेसिस के कारण कोई 27 बेसिस हैं अमेरिका की, जो इस समय पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं। उनके रडार्स नष्ट कर दिए गए हैं। उनकी जो फिफ्थ फ्लीट है, जो उनका जंगी बेड़ा होता है बहरीन में, वो जो है वहां का दफ्तर बंद हो चुका है। उनका पूरा जंगी बेड़ा जो है, आज मिडिल ईस्ट की बजाय वो इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है, जो हमारा रीजन है। वो वहां से निकल के इधर आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी, और जहां तक ताल्लुक है, ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो नेशंस हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा आज सबसे बड़ा खतरा अमेरिकन बेसिस है, जो हमारी उस पर है, जमीन पर है। इससे हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है, इससे हमें खतरा हो रहा है। उनकी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब अमेरिका, जैसे ईरान बार बार बता रहा है कि देखिए, हमने जो है यूएई के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कोई अटैक नहीं किया, हम सिर्फ अमरीकी के बेसिस हैं, उनके इंटरेस्ट हैं और उनके जो एसेट्स हैं, हम सिर्फ उस पर अटैक कर रहे हैं। पर अब ये पता चल रहा है कि वो अमेरिकन जो है अटैक कर रहे हैं सिविलियन एरिया से, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर। तो इससे क्या है कि ये वो चाहते हैं कि ईरान को जो है डिस्क्रेडिट करा जाए दुनिया के सामने, ईरान की बेइज्जती हो। तो ईरान भी अपनी जो है वो पेश अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा है जितना वो दे सकता है। तो छोटी सी बात ये है, जैसे आप बता रहे हैं 16वां दिन है अभी, जहां तक अच्छा, फिर देखिए जहां उनकी अमेरिका की मिसाइल्स हैं, अलग अलग तरीके के इंटरसेप्टर्स हैं, उसकी साफ रिपोर्ट आ रही है, उसमें कमी हो रही है। और जो ड्रोन्स हैं ईरान के पास, वो बहुत ज्यादा हैं। कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो मानने को मैं तैयार हूं, करीबन 70,000 ड्रोन है। मैं ये उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है अंडरग्राउंड, और कोई 5-6 हजार ड्रोन अलग अलग टाइप के बना रहे हैं। तो आज खतरा जो है सबसे ज्यादा अमेरिका को, एक तो उनके अलग अलग ये जो शाहिद ड्रोन्स है, इससे खतरा है, और दूसरा जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, उससे खतरा है। और दोनों उनके पास काफी है। इसलिए जहां तक आप देखिएगा, ईरान जो है वो ना अभी झुका है, वो एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लड़ाई में उसको धकेला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी जिनीवा में, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है, वो अच्छी तरीके से चल रही थी। और जो उनका मीडिएटर था ओमान का, उसने भी कहा है अच्छी तरीके से चल रही थी। तो जिस लड़ाई में उनको धकेला गया है, अमेरिका ने ये नहीं समझा कि वो उस लड़ाई को अपनी पक्ष में लाने के काबिल है, और वही देखा जा रहा है। आपने अभी शाहिद ड्रोन की बात की। ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के पास उसकी काट है और वो भेज रहा है इधर मिडिल ईस्ट में अपने सारे शाहिद को नष्ट करने वाले हथियार। क्या उससे ईरान को कोई फर्क पड़ेगा, या उसके पास और भी दूसरे विकल्प हैं, या शायद वो उस पैमाने पर नष्ट नहीं कर पाएगा? देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की है कि वो अपनी लड़ाई संभाल ले। वो आज उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं,
क्योंकि अब सारा अमेरिका का जो असला है, पैसे हैं, वो सब इधर आ गया है, क्योंकि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई है। तो वो वर्गला रहा है, वो फुसला रहा है कि किसी तरीके से मुझे पैसे मिल जाएँ, कि मैं लड़ाई अपनी जारी रखूँ। तो आज सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के लिए है, जो ज़ेलेंस्की के लिए है, वो ये है कि मैं कितने दिन अपनी लड़ाई जारी रख सकता हूँ। सबसे बड़ा उनके सामने ये है। तो ये कहना, देखिए, उनके पास ड्रोन बनाने की काबिलियत है, क्योंकि उन्होंने भी जो लड़ाई चल रही है इतने साल रशिया के साथ, दोनों साइड्स ने ड्रोन में काफ़ी काम किया है। पर ये कहना कि वो अपनी लड़ाई छोड़ के यहाँ ड्रोन दे देगा, इतने ड्रोन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और इससे ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, बनाने की जो ताकत है, उसपे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये बताइए कि अभी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर की, क्या ये एक दूसरे तरह से अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि अमेरिका साउथ कोरिया से अपने कई इक्विपमेंट शिफ्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, तो वहां एक असुरक्षा पैदा करना, ये अमेरिका पर अब मतलब दबाव का क्षेत्र फैलता जा रहा है। अभी आप मिडिल ईस्ट में, फिर आप उस कोरिया पेनिनसुला पे पहुंच गए। देखिए, दबाव के अलावा नॉर्थ कोरिया ने साफ कहा है कि हम तैयार हैं ईरान की मदद करने के लिए, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो और चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो। क्योंकि एक बात ये भी हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया था अपनी मीडिया को कि मैं जब चाहूं आधे घंटे में लड़ाई को बंद कर सकता हूं। तो वो तो तभी हो सकती है अगर आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका एक मुल्क है पूरी दुनिया में जो मैं भी समझता हूं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया है। और जब एक बड़ी ताकत में होती है, पावर दिमाग में घुस जाती है और उसको कोई विकल्प नहीं मिलते, तो वो किसी हद तक जा सकता है। तो इसके लिए तो पूरी दुनिया को कोई तरीका निकालना होगा कि और कुछ नहीं, कम से कम यूनाइटेड नेशंस में ये कहें कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें कोई साइड न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगी। तो जहां तक नॉर्थ कोरिया के आपने बात करी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा उन्होंने जो इशारा दिया है वो ये है कि कोई भी साइड न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करेगी तो हम ईरान के मदद में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी और उनकी बात को नॉर्थ कोरियन लीडर को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो न्यूक्लियर का जो क्या है, तो हाँ जी। क्या आपको लगता है कि अब ये 15-16 दिन बाद वॉर ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां ट्रंप ने बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रखे, और जो शुरू में कहा जा रहा था कि फेस सेविंग एग्जिट ढूंढ रहे हैं, वो अब वो भी कहीं से दिख नहीं रही, तो ये वो देखिए, ऐसा एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकते हैं। जी। ये देखिए, वो फेस सेविंग की जो बात हो रही थी उसका कोई खास मायने था नहीं शुरू से ही, क्योंकि जो रणनीति थी ईरान की वो तय थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, और उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया है। उनका डर इतना है कि वहां से जहाज जा नहीं रहा है। ये नहीं उन्होंने कहा है कि हमने ऑफिशियली बंद कर दिया, पर नहीं निकल पा रहे हैं हम वहां से। और मुझे ताज्जुब ये होता है कि अगर अमेरिका ने इस लड़ाई को ईरान के साथ सीरियसली लिया होता तो सबसे पहले उनका दिमाग क्या होता कि क्या मेरे पास तोड़ है हरमोज का कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि शुरू से ही इनको ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा ही कोई गली का लड़का है, दो थप्पड़ मारेंगे और काम हो जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। तो सोचा ही नहीं है वहां लोगों ने। और जैसे मैंने आपसे बताया, जो उनका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेथ, उसको तो कोई इल्म ही नहीं है लड़ाई का। वो तो समझ में आ जाता है उनके बयान सुनकर। वो सिर्फ वो हौसला और बोलना जोर जोर से, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोई रणनीति नहीं होती लड़ाई की, उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रवीण जी, अभी आपने कहा कि खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है अमेरिका, कर सकता है, बल्कि अगर वो ऐसा करता है तो क्या चीन वहां ताइवान में कुछ ऐसा कर सकता है जो पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर सकते हैं? मतलब ये वार फैलती चली जाए चारों तरफ। देखिए, इसमें दो बातें हैं जिसका मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि फिजिकल कब्जा कर्ग आइलैंड पे नामुमकिन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उन्होंने तोड़ा है वो खर्ग आइलैंड के जो ऊपर मिलिट्री की पोस्ट थी उनको तोड़ा है। जैसे मैं बता रहा था कि ईरान ने पूरे उसके अंदर अपने जो उनकी जमीन है वहां उन्होंने टनल बनाए हैं। तो पक्की बात है उन्होंने इस आइलैंड पे भी टनल बनाए होंगे। और पक्की बात है कि अगर उस पे कब्जा करने की कोशिश की जाएगी तो उनके टनल भी हैं वहां पर, और उसके अलावा
उनके पास काबिलियत है कि मेनलैंड ईरान से वो इतना कोई ड्रोन दाग सकते हैं, इतने सारे उनके और मिसाइल्स है वो दाग सकते हैं कि अमेरिकन वहां टिक नहीं जा सकते, वो सुसाइडल मिशन है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात आपने करी ताइवान की। देखिए, चाइना एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार ताकत है, वो बेवकूफ लोग नहीं है। उनको अभी उन्होंने उनकी एक बहुत बड़ा जिसको हम बोलते हैं 2 सेशन मीटिंग हुई थी, जहां उन्होंने अपना 15th 5 ईयर प्लान, मतलब कि 2026 से 2030 तक का उन्होंने प्लान बनाया है। वो अपना राइज देख रहे हैं इकोनॉमी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, बेल्ट एंड रोड के थ्रू, और उनको कोई ईरान से ताइवान से खतरा नहीं है। और वो क्यों जाएंगे वहां पर उसको कब्जा करने के लिए? जो मैं समझता हूं, उनकी जो सोच है चाइना की वो ये है कि जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती रहेगी, ईरान की जो आज हालत से ये पता चल रहा है कि अमेरिकन बेसेस अगर यहाँ से हटी, कुछ भी हटी वेस्ट एशिया से, तो फिर मांग आ जाएगी कि वो वेस्ट पैसिफिक से भी हटे। उनके अपने एलाइज बोलेंगे कि ये हमारे लिए खतरा पैदा कर रही है। और जैसे जैसे ताकत बढ़ती रहेगी, इकोनॉमिक ताकत, टेक्नोलॉजी ताकत चाइना की, उसको कब्जा करने की जरूरत नहीं है ताइवान के साथ के ऊपर। वो ताइवानीज तो ऑलरेडी वहां काम करते हैं, वो एक ही लोग हैं दो अलग मुल्क में, आज भी काम करते हैं। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, अगर किसी को खतरा है तो हिंदुस्तान को है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो हमारा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन लड़ाई करेगा, पर अगर कहीं खतरा है, अगर उसको कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी, तो वो इंडिया पे ही होगा, ताइवान पे नहीं होगा। ये आपने एक नया एंगल बताया। इस पूरे तनाव के बीच में चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, कुछ सीमाओं पर कुछ हलचल पैदा कर सकता है। क्या इस तरह की संभावना देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ऐसी संभावना नहीं देख रहा हूं। मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा था कि अगर कभी जो उनकी अगर प्लानिंग हुई, और उसके कई कारण होंगे, पर वो एक अलग बात है जिसपे कभी चर्चा कर सकते हैं। ये जहां तक ईरान की ताल्लुक है, इस समय लड़ाई का ताल्लुक है, ये जो बहुत लोग कह रहे हैं कि वो ताइवान ले लेंगे अब क्योंकि अमेरिका वहां पर बिजी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपको कुछ एक हाइपोथेटिकली बता रहा था कि अगर किसी मुल्क को जागना है आज से ही, ईरान ने भी 20-25 साल तैयारी करी है, तो वो मुल्क हिंदुस्तान है, ताइवान नहीं है। ताइवान और चाइना एक ही लोग हैं। प्रवीण जी, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है पूरी तरह से एक्सपोज हो गई इस पूरे मामले में। आप इजराइल के साथ खड़े हो गए और मामला यहाँ पूरा पलट गया। क्या आपको लग रहा है कि इसमें अब कोई इसको ठीक करने का रास्ता बचा है भारत के पास, मोदी सरकार के पास, या कोशिश की जा रही है लगातार ईरान की लीडरशिप से बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, या जो स्टैंड ले लिया भारत ने उससे डैमेज इतना हो गया है कि ये बड़ा मुश्किल काम हो? देखिए, स्टैंड किसी भी मुल्क का, और हिंदुस्तान एन गैन मुल्क नहीं है, ये मुल्क है 1.5 बिलियन लोगों का। तो हमारी सरकार अगर चाहे तो कभी भी अपनी पोजीशन बदल सकती है, पर बदलेगी नहीं। दिक्कत ये है, दिक्कत ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्ट कर दिया है अमेरिका के अंदर, मिलिट्री टर्म्स में, फॉरेन पॉलिसी में, टेक्नोलॉजी में जो किया है। दिक्कत ये है कि कोई अनजान कारण है कि हम अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाह रहे हैं। अब जहां तक बात है ईरान का कि हम बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत आप क्या कर रहे हैं? ईरान साफ तो आपको बोल रहा है रास्ता क्या है। अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आरागची, उनकी बातचीत हुई जयशंकर से, उनके प्रेसिडेंट की बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, वो बार बार ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। वो ये आपसे कह रहे हैं कि साहब एक ब्रिक्स की कॉमन स्टेटमेंट दीजिए। अब आप वो देने को तैयार नहीं है। सारी दिक्कत तो यहाँ आ रही है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स पे कोई स्टेटमेंट देते हैं, अगर कुछ जो मेंबर हैं ब्रिक्स के, अगर वो राजी भी नहीं होते, आप स्टेटमेंट इशू करिए कि हाँ ये इलीगल लड़ाई है, जो अटैक है जो अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है ईरान के ऊपर, दुनिया ने देखा है। तो आप करिए, उसमें स्टेटमेंट में लिख दीजिए कि फला फला मुल्क जो है, जो फुल टाइम मेंबर है, वो राजी नहीं है। ब्राजील ने भी यही किया था। जब 12 दिन का युद्ध हुआ था 2025 में, ब्राजील ने 2 स्टेटमेंट इशू करी थी। हम एक भी स्टेटमेंट इशू करने को तैयार नहीं है। तो अब आप खुद सोचिएगा, हमारे पास रास्ता है कि हमारे जो टैंकर्स हैं
वो फ्रीली जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आए। हमारे पास वो रास्ता है, पर उसके लिए मेरी समझ में ईरान ये कह रहा है कि आप साहब ब्रिक्स के मेंबर हैं, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल की आपके पास है, आप एक स्टेटमेंट इशू कर दीजिए, जो राजी है मुल्क उसमें लिख दीजिए ये सब राजी हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेसिडेंसी है हमारे पास, हमें इनिशिएट करनी है स्टेटमेंट, हम तैयार नहीं है वो करने के लिए। दिक्कत यहाँ पर हम डरे हुए हैं, है। जी, हम डरे हुए हैं अमेरिका से। अब देखिए डरे हुए हैं, क्या हुआ है? देखिए डरना हमें नहीं चाहिए। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, हम कोई एन गैन मुल्क नहीं है। हमने क्यों अपने आप को एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि हम एन गैन दिख रहे हैं? ये मुझे बात समझ में नहीं आती और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये बताइए कि इस पूरी लड़ाई में अब इजराइल की स्थिति कैसी है? नेतन्याहू तो बहुत कम नजर आ रहे हैं और अंदर से बहुत खबरें नहीं आ रही, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि वहां भी नुकसान जबरदस्त हुआ है। तो इजराइल के हौसले कम हुए हैं या अभी भी वो ईरान को खत्म करने पर आमादा ही? देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि बहुत बात हो रही है कि नेतन्याहू की क्या हालत है, वो दिखे नहीं कई दिनों से। मैं ये कहना चाहूंगा, नेतन्याहू है कि नहीं है उससे कोई अहमियत नहीं है इस लड़ाई की। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो उनका काम था वो कर चुके हैं। उनका काम था अमेरिका को इस लड़ाई में लाना। अब ये लड़ाई अमेरिका और ईरान की है। इजराइल का बहुत नुकसान हुआ है जो वो बता नहीं रहे हैं, और अब वो जो है वो साइड की लड़ाई लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में। वो उसमें उनका मेन लड़ाई से उनका कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। आज लड़ाई की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं ना कि जहां पे लड़ाई जीती या हारी जाएगी, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और वहां इसराइल का कोई लेना देना नहीं है, वो अमेरिका का लेना देना है। अमेरिका के एलाइज ने हाथ झाड़ लिए हैं। तो अब अमेरिका और ईरान, ईरान के पीछे चीन और रशिया खड़ा है। ये सारी बात यहां पर आके अटक गई है। तो इजराइल की बात करना कि नेतन्याहू दिख रहे हैं, तो वो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके मुल्क में बहुत सारे जायनिस्ट हैं। ऐसा ये नहीं है कि अगर कल नेतन्याहू नहीं भी होते तो वो जो है वो ये इस तरीके से नहीं सोचेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, उसका नतीजा क्या होगा, उससे ये तय होगा कि अब इजराइल की ताकत या हौसला कितना होगा या नहीं होगा अपने ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट करने का। तो उसके लिए हमें तब तक के लिए रुकना है। तो इजराइल का फिलहाल रोल मुझे इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है, वो साइड रोल चल रहा है उनका। तो ये बताएं कि आपने पहले ही कहा कि एक मतलब एक्सट्रीम स्टेप ट्रंप आजमा लें, इसकी आशंका बनी हुई है। क्या अगर युद्ध नहीं रुक रहा है तो ये उस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है फिर? देखिए इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि अगर ट्रंप, देखिए ये लड़ाई ईरान बंद नहीं करने वाला है। ईरान जो है 100% अभी जो उसकी पोजीशन है कि मुझे ये चाहिए है, वो उसकी मैक्सिमम पोजीशन है। अभी वो और जो है अमेरिका को, जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड ह्यूमिलिएट, वो करेगा। उससे दुनिया को पता चलना चाहिए कि ताकत की भी एक लिमिट होती है, दादागिरी की भी एक लिमिट होती है। तो वो करने में लगा है ईरान, और ईरान भी बहुत नुकसान झेल रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे जो लग रहा है कि ये आज भी अमेरिका में कुछ समझदार लोग हैं जो ट्रंप को ये जो हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जैसे आपने भी अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बोला था, बहुत जो यूएस कांग्रेस है वो डिवाइडेड है इस लड़ाई के ऊपर। तो कहने तो अभी फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ट्रंप ने ये हिंट दिया था जो बताता है कि उनके पास एक्चुअली कोई लड़ाई लड़ने का विकल्प या ऑप्शंस नहीं है। तभी प्रेसिडेंट इस तरीके से बोलेगा कि देखिए मैं आधे घंटे में लड़ाई बंद कर सकता हूं। उसके उसके रिलेशन में मैंने कहा था कि जो वो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है तो। पर क्या वो एक्चुअली करेंगे, तो मुझे लग रहा है उनकी अपनी पोजीशन भी बहुत कमजोर है आज अमेरिका में। क्या आपको लग रहा है कि चीन और रूस किसी तरह की मध्यस्थता कर रहे हैं, कर सकते हैं? और ओमान का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। कुछ ऐसे प्रयास बैक चैनल चल रहे हैं जो अगले कुछ दिनों में फलीभूत हो सकते हैं? देखिए सिर्फ दो कंट्रीज हैं जो
मीडिएशन आज कर सकते हैं वो है चाइना और रशिया, और दोनों की जो है वो जारी है, जो कोशिश जारी है वो दिख रही है हमको, दोनों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नहीं चाहते कि लड़ाई और बढ़े, पर दोनों ये भी नहीं चाहेंगे कि ईरान झुक जाए, वो उनके हित में नहीं है। तो उनके जो ऑप्शंस हैं, क्या अमेरिका मानेगा, नहीं मानेगा, वो हमें देखना है। और बाकी जो आपने मुल्कों का जो नाम लिया है, पाकिस्तान हुआ, ओमान हुआ, देखिए ये मुल्क देख रहे हैं कि हमारी जो कमी पेशी है, उसको किस तरीके से हम पूरा करें। वो मेन रोल उनका नहीं है इस जंग के अंदर, वो सिर्फ बड़ी ताकतों का है और ईरान का है, और किसी का नहीं है। क्योंकि इंडिया ने तो इन एनी केस अपने आप को ओपनली एक साइड पे कर दिया है। तो इंडिया का तो वैसे ही नहीं है। तो जब इंडिया में बात होती है कि हमारे जो नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं कि शांति से होना चाहिए काम, डायलॉग होना चाहिए, उसका कोई अहमियत है नहीं। वो हमारी अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए है कि आज भी हम जो है मीडिएशन कर सकते हैं, जो आपने वर्ड यूज किया मध्यस्थता कर सकते हैं, बट वो हमारे पास है नहीं रोल वो। तो आपको क्या लग रहा है ये वार अभी और कितनी लंबी खिंचती दिख रही? कोई मतलब अभी कोई ऐसी संभावना ही नहीं दिख रही कि कोई समाधान हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, ईरान रुक सकता है, होर्मुज खुल सकता है, एक भी चीज पॉजिटिव आपको दिख रही है? देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अभी अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंट और उनकी जो सोच है, लोग हैं उनके आसपास, उनको लग रहा है कि ग्राउंड ऑप्शन है, तो वो उसके बारे में सोचते रहेंगे, ग्राउंड ऑप्शन के बारे में। पर जैसे जैसे वो सोचते रहेंगे, जैसे कि अभी खबर आई है, उनकी एम्फीबियस शिप्स जो है मरीन्स के साथ, वो चल दी है वहां से, इंडो पैसिफिक कमांड से, और अगले 3 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगी। पर वो क्या कर पाएंगी वो दूसरी बात है। और जब उनको लगेगा कि उनके अब ग्राउंड का भी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तब एक डेस्परेशन आएगी कि हमें अब बंद करना है। क्योंकि साथ साथ सोच के चलिए, मान के चलिए, उनका असला भी कम होता जा रहा है। जो उनका असला है, इंटरसेप्टर्स है, मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, और वो भरपूर्ति नहीं कर सकते उतनी तेजी से जो ईरान कर सकता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये है कि ईरान भी युद्ध जो है, ये नहीं चाहता कि उसको बहुत लंबा खींचना है। वो खींच सकता है, उसमें ताकत है, पर वो एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही हो सकता है कि कोई बड़ी पावर, चाइना या रशिया, बीच में पड़ के, और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज हैं, उनको मना ले कि हाँ, आप जो है अपनी जमीन से जो बेसिस हैं उनको हटवा दीजिए। अगर एक पक्की बात हो जाएगी तो शायद ईरान भी मान जाएगा, क्योंकि ईरान की फिर जीत हो गई। आइडिया ये है ईरान का कि अमेरिका को वेस्ट एशिया से हटाओ। अगर अमेरिका वेस्ट एशिया से हट जाता है, जैसे मैं आपसे कह रहा था, तो इजराइल की ताकत आधी हो जाएगी। वो इसलिए आधी हो जाएगी, तब उसके पास सिर्फ सेंट्रल कमांड है। और ये जब एक धक्का लग जाएगा अमेरिका को, तो वो भी जो है इतना प्रोत्साहित नहीं करेगा इजराइल को कि तुम कुछ करो। ना लेकिन इजराइल को, अमेरिका इस शर्त को स्वीकार करेगा, ये अभी कहीं सोचने में भी नहीं आता है। देखिए ये अमेरिका के ऊपर नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये अमेरिका पे है ही नहीं। ये आज तय करा जाएगा जीसीसी कंट्रीज में, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये तय होगा सऊदी अरेबिया में। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जो दोनों तरफ गेम खेल रहा है। जो सऊदी प्रिंस सलमान है, वो अमेरिका के साथ भी खड़ा था, ब्रिक्स में भी है, 2023 में मेंबरशिप एक्सेप्ट करी, फिर नहीं गए, आदमी को भेज दिया अपने रिप्रेजेंटेटिव को, पर नहीं ली। अब लग रहा है शायद ले रहे हैं। और साथ साथ उधर नवंबर लास्ट ईयर में, आप याद करिएगा, प्रिंस सलमान गए थे व्हाइट हाउस, तो वहां पर उनकी बड़ी वो हुई, आदर हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया कि अब ये 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका के अंदर। तो ये सब बात हुई, F-35 लेंगे, तो वो दोनों तरफ का गेम खेलने में लगे हैं। तो और वो जो है आज जो है अरब वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत है। करीबन 53 मिलियन लोग हैं, और जो उनकी होली साइट्स हैं वो उनके अंडर हैं। पर उनका जहां तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, उनकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि उनकी रजीम जो है वो इंटैक्ट रहे, उनकी जो वो शासन कर रहे हैं वो करते रहे। तो अगर वो उनको गारंटी मिल जाती है ये चाइना या रशिया से, देखिए वो दोनों इन्वॉल्व हैं इस रीजन में,
तो उनको भी लगेगा। और फिर वो जीसीसी कंट्रीज है, जैसे आप जानते हैं अभी जीसीसी के अंदर यूएई है और सऊदीज है, ये बात कर रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट बताई है अमेरिका में, हम उसको क्या कम करें, उसको रिव्यू करा जा रहा है। अच्छा, साथ साथ सऊदी क्या कर रहा है, अब वो ये भी कहता है कि हाँ, पेट्रो डॉलर नहीं होगा, युआन डॉलर, पेट्रो युआन होगा, उसकी भी बात शुरू हो गई है। तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मेरे हिसाब से, अमेरिका को उसकी बेसिस को वहां से हटाने में। और उसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, रीजन में बदल जाएगा और दुनिया में बदल जाएगा। और क्या आपको लगता है कि इजराइल ऐसा होने देगा, क्योंकि अमेरिका पर उसकी ग्रिप है? देखिए साहब, ग्रिप से कुछ नहीं होता है। अमेरिका पे क्या ग्रिप है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। कहने का मतलब ये है, इजराइल मिलिट्री टर्म्स में कोई बड़ी ताकत है ही नहीं, इसको हम हिंदुस्तानियों ने बनाया हुआ है। इजराइल जो है उसका पूरा रिकॉर्ड रहा है कि वो ये जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, जेनोसाइड कर दिया गाजा में, ये इन्होंने यही किया और कुछ नहीं किया। आज ईरान के सामने जब 12 डे वॉर हुई थी तब नहीं खड़े हो पाए, फिर वो उसको लेकर आ गए कि साहब ये जंग आप रुकवा दीजिए। तो ये इजराइल की जो मिलिट्री ताकत है वो हिंदुस्तान की बनाई हुई है एक सोच। क्योंकि इजराइल ने क्या किया है, हमारे इतने गहरे ताल्लुक हैं आज इजराइल के साथ। इंडिया ने क्या किया है कि हमने इजराइल की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है आज इजराइल में कम है और हिंदुस्तान में ज्यादा है, ये हालत हो गई है। और लेकिन हमारे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, उसमें कोई छुपी बात थोड़ा है। बिल्कुल आप किसी भी एयर शो में जाइएगा, आप देखिएगा अदानी एयर स्पेस, डिफेंस एंड एरोस्पेस, उनका बहुत बड़ा स्टॉल होता है। हिंदुस्तान में जाके देखिए जब कभी होती है तो सबसे बड़ा उनका स्टॉल होता है। और वहां पे सारी चीजें, यूएवीज और ये सब छोटे हथियार, स्मॉल आर्म्स, सब इजराइल के हैं। और उसको हम हिंदुस्तानी नाम देके हम यहाँ बना रहे हैं। तो इजराइल कोई ताकत नहीं है, मिलिट्री ताकत, ये ख्याल है लोगों का। नहीं, लेकिन 1967 की वार में उसने अरब मुल्कों को किस तरह से परास्त किया था और कितने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, ये तो ताकत उसने एक बार नहीं कई बार दिखाई है इस तरह से। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, उसकी लड़ाई हुई, 73 की लड़ाई हुई, वो सब बात समझ गया मैं आपकी। पर वो सब ताकतें हैं, वो सब न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं आज। क्योंकि आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आज सिचुएशन क्या है। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर मैं हिंदुस्तान की मिसाल लूं, हमने 71 का जंग जीती। पर ये कहना कि अगर आज भी हम जंग जीत लेंगे पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग मसला है। ये कह दिया कि साहब वो जीती थी तो ये भी जीत लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की जो सिचुएशन है वो इतनी बदल चुकी है। इजराइल जो है वो अमेरिका के दम के बिना लड़ाई नहीं लड़ सकता है ईरान के साथ, ये तय है। वो हम देख रहे हैं आज उसकी जो सिचुएशन है वो ये देखिए। जैसे ये कंट्रीज हैं, इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, ये सब चुपचाप बैठे हैं। अब जॉर्डन जो है वो क्रिएशन है, मतलब आप जानते ही हैं जॉर्डन क्या मुल्क है। तो आज जो एक मुल्क है पूरे वेस्ट एशिया में तो ईरान ही तो है, और कौन है। यही है बस सिचुएशन, तो उसको वो ले नहीं सकता, ये दिक्कत यही है। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि जो अभी अमेरिका की रिजीम है, ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी की, वो इजरायली रिजीम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और एप्स्टीन फाइल्स और तमाम चीजें की वजह से कंप्रोमाइज भी है। तो इसलिए मैं उस ग्रिप की बात कर रहा था। ये तो अमेरिका से इजराइल से अलग नहीं कर सकता अपने को। जी नहीं, देखिए वो तो अमेरिकन के बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो भी बोल चुके हैं। इजराइल लॉबी की जॉन मेयरशैमर है, जेफरी सैक्स है, जो मतलब जिनको आप ट्रस्ट करेंगे, जो बेइंतहा समझदार लोग हैं, तो वो भी साफ बोलते हैं कि इजराइल लॉबी है। जॉन मेयरशैमर ने किताब लिखी हुई है इसके ऊपर। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। वो कंट्रोल करते हैं, ये क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं अमेरिका के अंदर। कांग्रेस जो है, कांग्रेस आधी बटी हुई है, सबको पता है। और वो इजराइल उनको फंड करता है। तो देखिए, इजराइल और जो हमारे गुजराती हैं उनमें एक सिमिलैरिटी है। वो होते हैं ना, वो दोनों को पता है पैसे कैसे बनाने हैं और क्या कैसे जोड़ने हैं। तो यही तो यहूदी मानसिकता की बात आप हाँ, कर रहे हैं जो। जैसे वो है, जैसे हमारे यहाँ गुज्जू बोलते हैं, गुज्जू कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पेरस रहती है, क्योंकि उनको पता है पैसा कहाँ खर्चना है, नहीं खर्चना है, कहाँ जोड़ना है। तो वैसे उनमें भी है। जू इसमें तो कई किताबें लिखी जा चुकी है ना। तो बिल्कुल। ये है। हाँ, बिल्कुल। दो सवाल अंत में। हाँ जी एक, जी।
एक ये कि ये जो तेल का मामला है, क्या आपको अगले कुछ दिनों में कुछ इसका सॉल्यूशन निकलता दिख रहा है या ये अब अभी और एस्केलेट करेगा? देखिए, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने कह दिया है कि हम इसको $200 पर बैरल तक ले जाएँगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक ब्रिक्स के मेंबर्स का ताल्लुक है, जैसे चाइना, रशिया, अच्छा पाकिस्तान को भी छूट दी हुई है, बांग्लादेश को भी छूट दी हुई है, तो वो ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के साथ उनकी दिक्कत एक अलग दिक्कत है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री 25 फरवरी को गए थे इज़राइल में नेतन्याहू से मिले, उसके ऊपर टिप्पणी करी है प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी से ने, जो कि मैं अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन समझता हूँ ईरान का, जो ईरान की रेजिम के लिए बोलते हैं, बेइंतहा समझदार इंसान है। तो उनका ये कोट है दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ स्टूपिड और फूलिश कुछ ऐसा बोला है, मिसकैलकुलेशन ऑफ गोइंग टू इज़राइल कि वो इज़राइल गए। तो वो जाने का मुझे समझ में नहीं आता है क्या ज़रूरत थी, जबकि ये सबको पता था कि ये नहीं पता था कि जंग होगी, पर ये दिख रहा था कि अमेरिका जो है जंग की तैयारी के लिए अपना जो फोर्सेस है उसको इकट्ठा कर रहा है। मैं सिर्फ एक ही कारण सोच सकता हूँ क्यों प्रधानमंत्री गए, क्योंकि यहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं था, यहाँ किसी ने सोचा ही नहीं था कि अमेरिका को ईरान जो है आड़े ले लेगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं है। तो हमको ये लगा कि अगर ये मेरी सोच है, असेसमेंट है, हमें ये लगा कि अगर ट्रंप हमसे नाराज़ है, अगर हमें ट्रंप को खुश करना है, तो चलिए प्रधानमंत्री वहाँ चले जाएँ 25 को जाके, क्योंकि जीतना तो अमेरिका और इज़राइल नहीं है, अगर लड़ाई हुई या नहीं हुई, तो वो जो पूरी कहानी है वो उल्टी हो गई है। ये सारी दिक्कत है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जंग क्या अभी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी, आगे और बढ़ेगी, या ये लो इंटेंसिटी की जंग चलती रहेगी? देखिए, ये जंग उस जगह पर पहुँच चुकी है आज कि आज अमेरिका भी फैसला चाहता है और ईरान भी तैयार है पर अपनी कंडीशंस मनवाने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे हो सकता है कुछ बहुत सारी बैक बैक चैनल जैसे हम बात करते हैं, चाइना, रशिया की बात हो रही हो अमेरिका के साथ, इसके बारे में। तो ये वहाँ पर जंग पहुँची है और ये तो जो ग्राउंड पे हो रहा है वो तो तबाही हो ही रही है। ये ग्राउंड हम मतलब हम इन्वेजन कर देंगे, ये कर देंगे, तो मेरे ख्याल में असली खबर वो रहेगी कि बातचीत क्या हो रही है कि हम इस मसले को, जो डिमांड है ईरान की, उसको कैसे मनवाया जाए, जिससे कि अमेरिका को इतना धक्का भी ना लगे। तो अमेरिका को तो धक्का लगेगा ही लगेगा, और वो कोशिश करी जा रही है कि थोड़ा-सा फेस सेविंग हो जाए। पर सारा जैसे मैंने आपसे बताया ये तय होगा, ये 2 बड़ी ताकतों ताकतों के साथ और साथ में